अभी हम स्टडी करेंगे पावर इन एसी सर्किट। पावर का फॉर्मूला, पावर किस पर डिपेंड करती है? तो पावर इज द वर्क डन एंड वी हैव डन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? यस, पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इज व्हाट? Q into V, and Q is equal to I multiplied by T. So this is work done. V into I into T. This is work done. And what is power? Work done upon time. ये टाइम को इधर ले आइए. So work done upon time is equal to how much? V into I. Voltage into current. It gives the power. So this is power. ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। एसी में हमने जो ईएमएफ दिया और जो करंट सर्किट में फ्लो हुई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पावर। एंड दैट मच पावर विल बी गिवन टू आवर मशीन। उस एसी से हम जो मशीन चला रहे हैं उसको कितनी पावर मिलेगी? V मल्टीप्लाइड बाई आई, दैट इज E मल्टीप्लाइड बाई आई। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर सेकंड में E और I की वैल्यू चेंज होती है, तो हर सेकंड में पावर की वैल्यू भी चेंज होती है। इफ पावर इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, देन हाउ डू वी कैलकुलेट पावर? द आंसर इज वी कैलकुलेट एवरेज पावर पर साइकिल। एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल रिपीट होता है। सो वी आर कैलकुलेटिंग पावर, average power in every cycle. In AC supply, average for each cycle. अच्छा, एवरेज पावर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वैसे ही एवरेज पावर क्या होती है? तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। सो वी विल से द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट विल गिव द एवरेज पावर। सो एवरेज पावर is equal to total work divided by total time during one cycle। क्योंकि एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल अपने को रिपीट करेगा, तो जो वैल्यू फर्स्ट साइकिल की आएगी दैट विल बी फॉर द सेकेंड साइकिल। दिस इज टाइम t। इस टाइम t के लिए जो भी v और I दोनों के ग्राफ बने रहते हैं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द टोटल वर्क? सो टोटल वर्क इंस्टेंटेनियस, किसी भी एक इंस्टेंट में वर्क कितना होता है? आंसर है E मल्टीप्लाइड बाय I। टोटल वर्क इज E इंटू I। ये एक इंस्टेंट पे वर्क होता है, इसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। हम क्या करते हैं? ये पूरे टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। dt, dt, dt। ये इसका वर्क डन निकाला, इसका वर्क डन निकाला, इसका वर्क डन निकाला। हर जगह पर हम क्या कर रहे हैं? एट एवरी लोकेशन वी आर मल्टीप्लाई E एंड I मल्टीप्लाइड बाई dt। EIDT ऐसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमको dw मिलता जाएगा।
उसका पूरा वर्क कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो dw कितना होगा? E इंटू आई इंटू डी टी, दिस E इंटू आई इंटू डी टी। ये कितने टाइम के लिए? छोटे से टाइम dt के लिए। तो पूरे टाइम के लिए टोटल वर्क इन वन साइकिल, इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? 0 टू t। ये एक्सप्रेशन समझ आ गया? E I dt is the work done in a small time period dt, and for the full time period this will be integrated from 0 to t। ये आ गया टोटल वर्क डन। ओके, नाउ अब इसको हमने देखना है हाउ मच इट कम्स टू। सो दिस इज इक्वल टू E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t plus phi। क्योंकि हमने स्टडी किया है LCR सर्किट में E और I में एक फेज डिफरेंस होता है, कितना? 5, दैट इज देयर। ओके, नाउ इसको हमने और रेक्टिफाई किया। E नॉट I नॉट, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू इधर कर दी। दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज, अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने में ये कितना आएगा बोलिए? साइन ए प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। E नॉट I नॉट, दिस विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। और इन सब के साथ क्या लगेगा? dt dt dt। और इन सब का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन। ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा बना। dt पूरे के साथ लगा हुआ है, सो वी विल पुट इट हियर लाइक दिस एंड dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, कॉस 5 ऐसे ही रहेगा, dt मल्टीप्लाई हो गया। साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 साइन 5 ऐसे ही रहेगा, dt मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट के लिए ये कांस्टेंट्स तो बाहर आ जाएंगे। E नॉट I नॉट इंटीग्रेशन करते हैं, उसके लिए फिर से पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। दिस इज dt, 2 को भी बाहर निकाल लिया हमने, ये दोनों जगह से 2 को बाहर निकाल लिया। तो यहां क्या बचा? लेट्स राइट इट हियर, E नॉट I नॉट अपॉन 2। तो यहां बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस 5 इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू t प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 टू t। ठीक है, ये समझ आया? E नॉट I नॉट बाहर आ गया, अपॉन 2 भी बाहर आ गया, ये 1 के साथ ये। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? dt
इंटू कॉस फाइव। dt इंटू कॉस फाइव। dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 5 dt प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 dt, और हर एक को हमने क्या करना है, 0 to t, 0 to t एंड 0 to t। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। अब cos 5 dt को इंटीग्रेट करिए तो कितना आएगा, t, बिकॉज 5 इज ए कांस्टेंट, इसमें t नहीं है तो ये तो cos 5 तो कांस्टेंट है। dt को इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, t। सो उसकी लिमिट क्या होंगी, 0 to t। एक इंटीग्रेशन हो गया, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा t और 0 to t है, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा है, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू t है तो राइट, ये हो गया। और इसके साथ cos 5 प्लस साइन 2 ओमेगा टी, फिर से वही होगा, इसका भी यही हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का, यस, माइनस t की वैल्यू t अपॉन 0 तो कितना आएगा, t। So this we can write as t into cos 5, ठीक है, माइनस, अब ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, ये ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन टी, तो ये कितना हो गया, 4 पाई अपॉन टी। अब इस t की जगह ये t को रखिए तो कितना हुआ, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई कितना होता है, 0। इस t की जगह ये 0 रखिए तब भी ये क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 इज 0, अगेन साइन 0 इज 0, सो दिस होल थिंग हैज बिकम 0 मल्टीप्लाइड बाय cos 5, 0। समझ आया। अब यहां आ जाइए, प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस, उसके अंदर cos 2 ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। अब यहां पर एक बार आप t रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, cos 4 पाई, cos 4 पाई कितना होता है, 1। फिर आपने 0 रखा तो ये 0 हो गया, cos 0 भी कितना होता है, 1, एंड 1 माइनस 1, 0। सो दिस हैज अगेन बिकम 0। इसकी वैल्यू 0 है और वो 1 माइनस 1 करके वो भी 0 हो गया, दिस। सो नाउ इट इज ई नॉट आई नॉट टी cos 5 अपॉन 2। दिस इज व्हाट, टोटल वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग ए साइकिल। अब अगर ये वर्क डन ड्यूरिंग 1 साइकिल है तो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। ये टाइम को इधर ले आइए, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं,
cos phi। अब E नॉट अपॉन √2 कितना होता है? E effective, that is RMS value, into I effective RMS value multiplied by cos phi। E into I into cos phi, that is power। This is our expression for power, E RMS into I RMS into cos phi। ठीक है? So this is power। of an AC circuit during one complete cycle। तो यही हम कैलकुलेट करते चले आ रहे थे। अभी जो हमने निकाली दैट इज रियल पावर, E RMS I RMS इंटू cos phi। अच्छा, अब देखिए पावर का जनरल फॉर्मूला हमको मालूम है, वोल्टेज इंटू करंट। एसी की वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज हम कितनी लेते हैं? E RMS पावर E RMS मल्टीप्लाइड बाय I RMS। वोल्टेज इंटू करंट इज पावर, ये भी हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो पावर का फॉर्मूला है जनरल वोल्टेज इंटू करंट, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज इंटू करंट, पर इसके साथ ये एक फैक्टर लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेंट लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये वाली पावर हमने पूरी कैलकुलेट करके निकाली है। दिस इज द रियल पावर, रियल। तो इस पावर को क्या बोलेंगे? ये पावर जो हमको दिखती है कि ये इतनी करंट ले रही है मशीन और इतने वोल्टेज पर चल रही है। जैसे हमारा फैन के साथ हमने वोल्ट मीटर लगाया, वो दिखाता है 220। तो 220 वोल्ट क्या है? E RMS। उसके साथ एम्पियर मीटर लगाया, वो दिखाता है 2 एम्पियर। तो वो 2 एम्पियर क्या है? I RMS। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 220 मल्टीप्लाइड बाई 2, 440। पर हमारा पंखा 440 वॉट के लायक हवा नहीं देता है, वो देता है हवा 300 वॉट के लायक। तो वो कितना वर्क करके दे रहा है हमको? 300 वॉट पर सेकेंड, या 300 वॉट, 300 जूल पर सेकेंड, दैट इज 300 वॉट। तो उसकी रियल पावर कौन सी है? 300 या 440? 300 इज द रियल पावर और 440 इज द वर्चुअल पावर जो हमने कैलकुलेट की। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझिए, दैट इज गुड। हमने एक पंप लगाया और उस पंप से पानी को छत पर चढ़ाया। पंप से जो पानी छत पर गया उसकी हमने कैलकुलेशन की पर सेकेंड कि कितना वर्क डन हुआ। जितना पानी ऊपर गया उसका हमने मास कैलकुलेट किया, जितनी हाइट पे गया h कैलकुलेट किया और उसको g की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। mgh इज व्हाट? वर्क डन। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैकेनिक्स के तरीके से। mgh इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी और द एनर्जी विच इज स्पेंट। और अगर इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे mgh अपॉन टाइम, तो हमको ये क्या मिल जाएगा? पावर। कितना पानी का मास ऊपर गया, जी की क्या वैल्यू है और कितनी हाइट पर गया, ये हमने पावर निकाली। अब ये पावर हमने निकाली और ये पावर आई हमारी 300। अब हमने उस पंप में वोल्ट मीटर और एमीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर दिखाता है 220 वोल्ट RMS वैल्यू, करंट 2 एम्पियर RMS वैल्यू।
तो हमने उसकी पावर कैलकुलेट कर ली 220 इंटू 2 440 वॉट। ये जब हम E और I इनको मल्टीप्लाई करके पावर निकालते तो इतनी आती है, और जब हम वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, पानी जितना ऊपर गया उससे निकालते हैं तो पावर इतनी आती है। सेम पंप है, तो इस पंप की पावर कितनी है? 440 है कि 300 है? 300 है, पर हमारा मीटर चलता है 440, क्योंकि करंट उसमें से आ रही है, वोल्टेज उसमें आ रही है। तो 440 क्या पंप की पावर नहीं है? पंप का वोल्टेज है और पंप की करंट है, तो आंसर है यस, पंप की पावर है। तो पंप की पावर की दो डेफिनेशन, वन डेफिनेशन एपरेंट पावर एंड वन डेफिनेशन रियल पावर। रियल पावर वो होती है जो वो हमको काम करके देता है, आउटपुट देता है। पंप को हम किस लिए लाते हैं? पानी ऊपर चढ़ाने के लिए। तो जितना पानी ऊपर चढ़ाने का वर्क करेगा, दैट वर्क विल बी टेकन एज वर्क डन एंड दैट विल शो द पावर। तो इसने हमको कितनी पावर दी? 300 वॉट, 300 जूल पर सेकेंड, इतनी पावर ये हमको देता है। जबकि हम इसको कितनी देते हैं? 440 वॉट। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। तो रियल पावर पंप की जो वो हमको वर्क करके देता है, दिस इज द रियल पावर। अब ऐसा क्यों हो गया कि जब हम E और I ये कर रहे हैं और E और I फॉर्मूला है, तो इसने इतना काम क्यों नहीं किया? तो आंसर है, इसलिए इसने इतना काम नहीं किया क्योंकि इसका E और I ये दोनों सेम फेज में नहीं होता। देखिए, ये है इसका E0 और ये है इसका I0, और ये एंगल है फाई। अब आपने देखा है वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल करंट इज EMF मल्टीप्लाइड बाय I इन द डायरेक्शन ऑफ EMF और E इन द डायरेक्शन ऑफ I0। तो अगर ये फाई है तो E का यहां पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? ये वाला। ये कितना होगा? ये फाई है तो इधर का कंपोनेंट कितना होगा? E0 cos फाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? I0 से। तो पावर क्या आ गई? E0 I0 cos फाई। ये पावर होती है पीक पावर, ठीक है। और एवरेज पावर लेंगे तो क्या होगा? ये दोनों क्या बन जाएंगे? RMS। ये और cos फाई इज ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए ये पावर भी कैसी होगी? इस एपरेंट पावर से लेस देन एपरेंट पावर। दिस इज द रीजन। व्हाट इज द रीजन? E and I are at different phase। अगर ये दोनों बिल्कुल एक फेज में आ जाएं तो फाई क्या हो जाएगा? 0 and cos 0 is equal to 1 and the power will become E0 I0। तो सॉरी, पावर विल बिकम ERMS IRMS। तो फिर से ये क्या है? रियल पावर। apparent power ERMS into IRMS। इस apparent पावर के साथ आप एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए cos फाई को, तो हमको क्या मिल जाएगी? रियल पावर। इसलिए इस फैक्टर को हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्यों? इससे मल्टीप्लाई करने से एपरेंट पावर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? रियल पावर में। cos phi is power factor। So real power is equal to apparent power into
पावर फैक्टर, ये नोट कर लीजिए। फिर से पावर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? पावर फैक्टर cos phi is equal to ये। अब ये cos phi टेक्निकली किसके बराबर होता है हमारे सर्किट में? तो आंसर है कि हमारे सर्किट में phi ये इंपीडेंस ट्रायंगल है और ये एंगल क्या होता है? फाई। तो cos फाई किसके बराबर हुआ? R अपॉन Z। ये cos फाई का फॉर्मूला आ गया। अब अगली चीज, ये cos फाई कितना होना चाहिए? ओके, ये नोट कर लीजिए। पहले हमारा मीटर जो चलता है उसमें V और I जो आते हैं, दोज आर apparent V and I and that shows apparent power। मशीन जो हमारी चलती है that gives the value which is real power। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? रियल पावर इज इक्वल टू apparent power multiplied by power factor। Now what should be the value of ideal power factor? Answer 1। तब रियल पावर हमको कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम रियल पावर इज इक्वल टू 1। अब cos फाई इज इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है? यहां से देखिए, cos फाई इज इक्वल टू 1 तब हो सकता है जब XL इज इक्वल टू XC। अगर XL इज इक्वल टू XC हो गया तो देखिए cos फाई कितना हो जाएगा? XL इज इक्वल टू XC, वो कट गए, क्या हो गया? 0। ओके, ये अगर 0 हुआ तो R स्क्वायर का रूट क्या हुआ? R और R कैंसल होके क्या हो गया? 1। तो cos फाई क्या हो जाएगा? 1। सो पावर फैक्टर विल बी 1 एंड आवर रियल पावर विल बी इक्वल टू apparent पावर, मैक्सिमम हो जाएगी। अब XL इज इक्वल टू XC के लिए क्या कंडीशन है? XL इज इक्वल टू XC, दैट मीन्स L ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। This is the condition for maximum power factor। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर फैक्टर। इस कंडीशन को हम कैसे कर सकते हैं? हर मोटर में, हर पंप में एक इंडक्टर होता ही है, कैपेसिटर हम लगाते हैं और वो कैपेसिटर किसके बराबर होगा? देखो, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon LC, so C is equal to 1 upon omega square into L। हर एक इंडक्टर वाले मशीन में हमको एक कैपेसिटर लगाना चाहिए जिसकी वैल्यू इतनी होती है। जब ये वैल्यू हो जाएगी तो ओमेगा इसके बराबर होगा। अगर ओमेगा इसके बराबर हो गया तो पावर फैक्टर कितना हो गया? 1। और अगर पावर फैक्टर 1 हो गया तो हमको रियल पावर मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है? सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर रियल पावर? दिस इज द कंडीशन फॉर रियल पावर, दिस इज द कंडीशन फॉर रियल पावर, दिस इज द कंडीशन फॉर रियल पावर।
ये सब है कंडीशंस फॉर रियल पावर वेयर cos phi विल बी इक्वल टू 1। और उस समय जो हम पावर सप्लाई करते हैं वो पूरी की पूरी पावर हम यूज करते हैं। तो अगर 1 नहीं होता है तो कितना होता है? तो आंसर है उससे थोड़ा कम, 0.9, 0.8, 0.7। इस तरह से पावर फैक्टर होते हैं मशीनों के। किसी भी मशीन का पावर फैक्टर टोटल 1 नहीं होता, बिकॉज देयर मे बी सो मेनी थिंग्स विच वी आर इग्नोरिंग। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच डू नॉट अलाउ apparent power to be converted totally to real power. So the power factor of any machine is always less than 1. Now, more is the power factor, more is the efficiency of the machine. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर हम apparent power supply कर रहे हैं, apparent power हमने सप्लाई की 1000 वॉट, अगर हमारा पावर फैक्टर 0.6 है, पावर फैक्टर क्या? cos phi। अगर 0.6 है तो हमको रियल पावर कितनी मिलेगी? 600 वॉट रियल पावर। पावर हाउस से कितना सप्लाई हुआ? 1000। हमारे पंप ने कितना यूज किया? 600। 400 वॉट इज वेस्टेज। इस तरह से हमारी बहुत सी पावर वेस्ट हो जाती है। अगर हमने ऐसा पंप यूज किया जिसका पावर फैक्टर 0.9 है तो हम कितना यूज कर रहे हैं? 900 वॉट। और वेस्टेज कितना हो रहा है? 100। तो विच मशीन इज बेटर? हुज पावर फैक्टर इज बेटर। इसलिए पावर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पावर फैक्टर शुड बी एज मच एज पॉसिबल। उसमें हमारी एनर्जी की बहुत सेविंग होती है। मान लो हमारी एक मशीन 800 वॉट पर चलनी है, तो अगर पावर फैक्टर 0.9 होगा तो वो चलेगी और पावर फैक्टर 0.6 होगा तो नहीं चलेगी। हमने एक पंप लगाया, उसने ऊपर पानी पहुंचाना है, पानी पहुंचाने के लिए उसको MGH कितना चाहिए? 800 वॉट। अब हमने पंप लगाया 1000 वॉट का, एक पंप का पावर फैक्टर है 0.6, तो वो रियल पावर कितनी देगा? 600 वॉट, पानी ऊपर नहीं चढ़ा। दूसरा पंप लगाया, वो भी 1000 वॉट है, पर उसका पावर फैक्टर कितना है? 0.9। हमने देखा वो पानी को ऊपर चढ़ा लेता है। सो पावर फैक्टर हैज टू बी बेटर फॉर मोर इकोनॉमी। आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है that power factor should be good and the rating based on power factor should be given on the machine that we call star value. 5-star machine power, 4-star, 3-star, 2-star. All these type of machines are available in the market. आप पंप लेने जाएं, AC लेने जाएं, कोई भी मशीन लेने जाएंगे, उस पर पावर रेटिंग लिखी होती है। तो 5-star मीन्स बेस्ट पॉसिबल पावर फैक्टर। तो ये किस पर डिपेंड करता है? पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है कि उसकी स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए। दूसरा, हमको कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू फिट ए कैपेसिटर टू ए पंप? द आंसर इज, व्हेन वी फिट ए कैपेसिटर टू द पंप देन द पावर फैक्टर इंक्रीज। अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंडक्टर होगा, तो पावर फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो उतनी कम पावर में मशीन चलेगी ही नहीं। जैसे हम पंखे में 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, 2 एम्पियर करंट भी ले रहा है, पर उसके बाद भी वो चलता नहीं है। हमने ऑन किया, देखा गूं गूं आवाज करता है, घूमता नहीं है। क्यों? 2 एम्पियर करंट, 200 वोल्ट, 400 वॉट करंट ड्रॉ करता है, 400 वॉट पावर ड्रॉ करता है, फिर भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि दोनों के फेस अलग अलग हैं। जब उसमें वोल्टेज आती है तो करंट 0 है, और जब उसमें करंट आती है तो वोल्टेज 0 है। तो हमको क्या करना है? हमको एक कैपेसिटर लगा देना है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर करंट को आगे कर देता है।
अब करंट और वोल्टेज दोनों एक ही टाइम में इंक्रीज होते, एक ही टाइम में डिक्रीज होते हैं। एंड व्हाट इज फाई बिटवीन देम? 0। उस समय पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा, तो पूरी की पूरी पावर यूज होगी, फैन चलेगा। सो ये हमको समझना है दैट कैपेसिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC के बराबर नहीं होगी एंड पावर फैक्टर 1 नहीं बनेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सो फिर से वाई कैपेसिटर इज यूज्ड, आंसर, टू डिक्रीज द फेज डिफरेंस बिटवीन E and I so that power factor become maximum. समझ आया? Why capacitor is used? Capacitor is used to make phi 0. क्यों? हमने ये देखा हुआ है, ये R है और ये XL है और ये वाला XC है। कैपेसिटर यूज करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू आएगी और ये वैल्यू दोनों हमको कैसी करनी है? इक्वल। तब इसका रिजल्ट इधर ही आएगा Z, एंड व्हाट विल बी द फाई? 0 एंड पावर फैक्टर विल बी मैक्सिमम। दैट इज व्हाई दिस कैपेसिटर इज यूज्ड। समझ आया? ओके। So capacitor is used to make phi is equal to 0 and cos phi is equal to 1. That is maximum. This is why we use capacitors. Okay. So this is power factor. अब power factor का importance आपको समझ में आ गया? If we increase the power factor of our machines, then we are saving lot of energy. और पूरे इंडिया को अगर आप मिला लीजिए, अगर हम अपना पावर फैक्टर 0.2 इंप्रूव करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 पावर हाउसेज इंस्टॉल्ड। इतनी हमारी पावर वेस्ट हो रही है। पावर फैक्टर ही इंप्रूव करने से हम ये समझ लेंगे कि हमने 5 पावर हाउस लगा लिए, इतनी एक्स्ट्रा पावर हमको मिल जाएगी। ओके। सो अब एक चीज हमको और पढ़नी है लास्ट, दैट इज करंट विच इज वॉटलेस। फेजर डायग्राम में हमने देखा है E और I, इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है। फाई इज द फेज डिफरेंस। ओके। I के हमने 2 कंपोनेंट किए। वन कंपोनेंट इज अलोंग E नॉट, ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? I का ये कंपोनेंट हो जाएगा I नॉट कॉस फाई और I का ये कंपोनेंट हो जाएगा I नॉट साइन फाई। अब बताइए इस सर्किट की जो पावर होगी वो I नॉट कॉस फाई के कारण है या I नॉट साइन फाई के कारण है? आंसर है I नॉट कॉस फाई के कारण। क्यों? E और I एक ही डायरेक्शन में हैं, देन ओनली दे गिव पावर, अदरवाइज दे डोंट गिव पावर। तो ये जो I नॉट कॉस फाई है, इसके कारण पावर बनती है। I नॉट कॉस फाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर। एंड I नॉट साइन फाई do not participate in making power. Therefore I naught sin phi is called wattless current. Wattless current. I naught sin phi is wattless current
तो फिर I नॉट cos phi को क्या कहेंगे? वॉटफुल करंट, वॉटलेस करंट एंड वॉटफुल करंट। ठीक है, तो ये हो गया पावर एंड पावर फैक्टर। तो आप लोगों को ये समझ में बात आई, रियल पावर अलग चीज होती है और एपरेंट पावर अलग चीज होती है, और दोनों के बीच क्या चीज होती है? पावर फैक्टर, जो ये डिसाइड करता है कि कितनी पावर यूज होगी और कितनी पावर वेस्ट जाएगी। अब ये बताइए, अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है और इंडक्टर नहीं है, तो वो कितनी पावर देगा? तो हमारा आंसर है, in a circuit where there is only inductor, the phase difference between E and I is 90 डिग्री होता है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0। तो उसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, सो दिस थिंग वी विल राइट हियर, और इसको नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ दीज टू सर्किट्स, phase difference phi is equal to pi by 2. Therefore, cos phi power factor cos phi is equal to 0. Therefore, they do not consume any power. इंडक्टर और कैपेसिटर कितनी पावर कंज्यूम करते हैं? नो पावर। वो कोई भी पावर यूज नहीं करते, कोई भी पावर क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर हमको पंखा चलाना है, पंप चलाना है, तो हमको पावर चाहिए, तो फिर पावर कौन देता है? अगर इंडक्टर पावर नहीं देता, इंडक्टर की करंट पावर नहीं दे सकती, क्योंकि उसका फेज पाई बाई 2 होता है। कैपेसिटर भी पावर नहीं दे सकता, क्योंकि उसका फेज भी पाई बाई 2 होता है। तो कौन होता है जो हमको पावर देगा? सिर्फ एक तीसरा कंपोनेंट, कौन सा? रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस में E और I के बीच का एंगल 0 होता है। रेजोनेंस के केस में व्हेन XL इज इक्वल टू XC, E और I दोनों के बीच का एंगल 0 है, और उस समय टोटल पावर किससे कैलकुलेट होती है? दैट इज करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस, और पूरा EMF कहां होता है? रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसकी वोल्टेज ऊपर, इसकी वोल्टेज नीचे। और इसकी वोल्टेज ऐसी VR, और यही क्या है? करंट। अब देखिए, ये करंट इसके साथ काम नहीं करेगी। क्यों? 90 डिग्री। ये करंट इसके साथ काम नहीं करेगी, 90 डिग्री। ये करंट इसके साथ काम करेगी 0 डिग्री। तो किसी भी LCR सर्किट में वर्क सिर्फ कौन करता है? रेसिस्टेंस। तो पावर सिर्फ किसके कारण होती है? रेसिस्टेंस। इट इज ओनली रेसिस्टेंस विच इज responsible for power dissipation. ठीक है, तो सिर्फ
रेसिस्टेंस के कारण ही वर्क होता है, रेसिस्टेंस के कारण ही पावर होती है, राइट? वही उसमें पार्टिसिपेट करता है। बाकी दोनों क्या करते हैं? फेज को आगे पीछे करते हैं, राइट? तो अगर दोनों के प्योर सर्किट होंगे तो उनकी पावर क्या होगी? जीरो। याद रखिए फिर से, व्हाट इज पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट? आंसर जीरो। व्हाट इज पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट? जीरो। व्हाट इज पावर इन प्योर रेसिस्टेंस सर्किट? दैट इज E इंटू आई, E RMS मल्टीप्लाइड बाय I RMS, और उसमें cos फाई क्या हो गई? 1। तो E इंटू आई इज द प्योर रेसिस्टेंस सर्किट। तो वर्क सिर्फ रेसिस्टेंस के कारण होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर इन LCR circuit, in L circuit, in C circuit and in R circuit. L C0, R has got full power, E effective multiplied by I effective. And in case of all three combinations, if there is a imbalance, then power is equal to E into I into cos phi, where cos phi is power factor depending upon value of capacitor. Okay, all these things we have studied today. Thank you.